मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 का एक नया टॉपिक है गैसीय विनिमय, गैसेस एक्सचेंज। ठीक, तो नया टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं गैसीय विनिमय। ठीक, क्योंकि कल हमने आपको बताया था, पहले तो बता दिया, पिछले वीडियो में मैंने फेफड़ों की संरचना वगैरह बता दी है। ठीक, अब आज जो शुरू होता है वो है गैसीय विनिमय, गैसेस एक्सचेंज। ठीक, क्या है गैसीय विनिमय, क्या इसका मतलब क्या होता है गैसीय विनिमय? अगर आपसे कोई पूछे कि गैसेस एक्सचेंजेस है क्या, गैसीय विनिमय है क्या और कहाँ होता है, कैसे होता है, किस रूप में होता है, बहुत ढेर सारे प्रश्न उठते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं गैसीय विनिमय क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये तो जानते होंगे कि हम लोग जो शुद्ध वायु है, ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कहाँ जाती है? फेफड़ों में। ऑक्सीजन हमारे कहाँ पहुंच गई? जो O2 है वो कहाँ पहुंच जाती है? फेफड़ों में पहुंच जाती है। ठीक, जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों में पहुंच गई। अब फेफड़ों से वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? फेफड़ों से वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? तो फेफड़ों से हमारे वो ऑक्सीजन रक्त के द्वारा ब्लड के हीमोग्लोबिन के द्वारा वो ऑक्सीजन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में, शरीर की सभी सेल्स, चाहे हम सेल्स कहें या ऊतक कहें, बात एक ही है। ठीक, क्योंकि जो सेल्स होगी उनका समूह ऊतक हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने O2 ग्रहण की वो फेफड़ों में भर गई जाकर। अब फेफड़ों से वो पूरे शरीर को, अर्थात जितना भी शरीर है हमारा, शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंच जाता है। अब ऊतकों में क्या था? CO2 भरी हुई थी भाई, वहां पर CO2 बन चुकी है। वो CO2 कहाँ आएगी? अब फेफड़ों तक, और फेफड़ों के बाद पूरे शरीर से, मतलब फेफड़ों के द्वारा फिर वो श्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो ये होता है गैसेस एक्सचेंजेस। मतलब कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन आई और कैसे गई। तो पहले तो ऑक्सीजन भरी हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों से कहाँ पहुंच गई? शरीर की सभी कोशिकाओं या ऊतकों में पहुंच गई, ऑक्सीजन पहुंच गई। अब वहां से क्या लाए हम? वहां से लाए CO2 को। CO2 को कहाँ इकट्ठा कर दिया? फेफड़ों में। फेफड़ों के बाद हमने क्या किया? उसको शरीर से बाहर निकाल दिया। ठीक, तो ये कहलाता है गैसेस एक्सचेंजेस। क्या कहलाता है ये? गैसेस एक्सचेंजेस, गैसीय विनिमय। तो ये तो हो गया गैसीय विनिमय। लेकिन गैसीय विनिमय, अब देखिए प्रश्न ये होता है, अगला प्रश्न ये होता है कि ये होता तो है प्रक्रिया कि ऑक्सीजन शरीर कोशिकाओं तक पहुंच गई और जो CO2 है वो फेफड़ों तक आ गई और आने के बाद फिर शरीर से बाहर निकल गई। मान लिया ये बात होती है, लेकिन होती कैसे? लेकिन ये प्रक्रिया होती कैसे है? तो अब हम उसको जानेंगे कि ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं तक, जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों से हमारे शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंचती कैसे है? भाई अगर तुमसे कोई प्रश्न पूछे कि ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में इकट्ठा तो हो गई, लेकिन वो फेफड़ों से हमारी कोशिकाओं तक या ऊतकों तक कैसे पहुंच गई, तो अब हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीजन का फेफड़ों से कहाँ, शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों तक संवहन कैसे होता है। ठीक, ऑक्सीजन का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों तक परिवहन कैसे होता है, तो उसको जानने के लिए ये है। अब पहले जानेंगे ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन कहां से कहां तक जाती है? फेफड़ों से कहां? शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों तक जाती है। कैसे जाती है आगे देखते हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन दो तरीके से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन दो तरीके से होता है। एक होता है रुधिर प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? जो रुधिर का जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में घुल जाती है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ घुल जाती है? रुधिर प्लाज्मा में घुल गई।
रुधिर प्लाज्मा में घुलने के बाद ये फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंच जाती है या कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, लेकिन कितना, संपूर्ण नहीं, कितना, कुल ऑक्सीजन का, जितनी हमारी फेफड़ों में ऑक्सीजन है उसका कितना भाग, 1.5% भाग ही संवहन हो पाता है। किसके द्वारा? रुधिर प्लाज्मा में घुलित अवस्था के। बस मुझे ये लिख देना है कि रुधिर प्लाज्मा में जो घुलित अवस्था में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो कुल ऑक्सीजन का 1.5% भाग ही संवहन हो पाता है। खत्म हो गई हमारी ये। फिर अगला आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। क्या अगली हेडिंग आती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के, तो मतलब दूसरे तरीके से किस रूप में जाएगा? तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगा। अब कितना जाएगा? तो कुल ऑक्सीजन, जितनी फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी हुई है, तो कुल ऑक्सीजन का 98.5% भाग। भाई देखिए 1.5% भाग तो 1.5% भाग जो था वो तो प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में पहुंच गया। अब बचा कितना? 98.5% भाग। वो किस रूप में जाएगा? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगा। कहाँ? कोशिकाओं तक या ऊतकों तक। ठीक, अब ये जाएगा कैसे? तो देखिए हमारे ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। उसको शॉर्ट में क्या लिख दिया हमने? HB, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन काहे से क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद एक यौगिक का निर्माण करता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंच जाएगा? शरीर की समस्त कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंच जाएगा। इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक संपूर्ण ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा आता है CO2 का परिवहन। आप इसको लिख सकते हैं पहले तो बताएंगे गैसीय विनिमय क्या होता है। तो बताएंगे कि ऑक्सीजन जो फेफड़ों में भरी होती है वो ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है और शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों में भरी हुई CO2 फेफड़ों में आती है और फेफड़ों में आने के बाद शरीर से बाहर निकल दी जाती है। ये क्रिया गैसीय विनिमय कहलाती है। वो प्रॉब्लम बताओ, लिख लेंगे इतना। अब दूसरा आता है कि ये जाती किस रूप में है? तो दो तरीके से जाती है। ऑक्सीजन का परिवहन दो तरीके से होता है, रुधिर प्लाज्मा में घुलित अवस्था में और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि रुधिर प्लाज्मा में घुलित अवस्था में कुल O2 का 1.5% भाग ही संवहन हो पाता है। खत्म हो गया, लिख दिया। फिर लिखेंगे कि फिर हेडिंग डालेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। फिर लिखेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कुल ऑक्सीजन का 98.5% भाग ही संवहन हो पाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो रुधिर के ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके एक यौगिक क्या नाम है इसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन कोशिकाओं या ऊतकों तक हो जाता है। ये भी लिख दिया। ऑक्सीजन का परिवहन खत्म हो गया। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट CO2 का परिवहन। अब देखिए CO2 कहाँ भरी हुई है हमारे? CO2 कहाँ है? CO2 कहाँ है? शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों में। जो CO2 है वो कहाँ भरी हुई है? शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों में भरी हुई है। अब यहाँ से फेफड़ों तक इसको लाना है। ठीक, फेफड़ों तक लाना है तो कैसे लाएंगे? तो उसके लिए 3 तरीके हैं हमारे पास। 3 तरीके हैं। कौन कौन सा? पहला वही जो ऑक्सीजन का था, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। तो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में CO2 का परिवहन कुल CO2 का 7% भाग ही हो पाता है। पहली हेडिंग लिख गई हमारी। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। हेडिंग डाल दी हमने। हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में कुल CO2 का 23% भाग ही परिवहन हो पाता है। लिख दिया हमने, लिख जाएगा आराम से। अब अगला आता है, अगली हेडिंग आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है
क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर शिफ्ट या बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर शिफ्ट या बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ठीक, तो हम लिखेंगे कि क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर शिफ्ट या बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कुल CO2 का 70% भाग ही 70% भाग जो होता है वो कोशिकाओं से फेफड़ों तक CO2 का परिवहन करता है। तो इस प्रकार से हमारे CO2 का परिवहन हो जाता है। अभी आपको एक चीज और बता दें, क्लास 10th में आपको केवल इतना ही जानना है, क्योंकि अगर हम क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर शिफ्ट बता दें तो ये कम से कम 1 पेज का होता है। ये पूरी एक प्रक्रिया है क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर शिफ्ट। ठीक, तो इसको वैज्ञानिक हैम्बर्गर ने खोजा था, इसीलिए उनके नाम पर इसको हैम्बर्गर शिफ्ट भी कहते हैं। तो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। अगर आपको इसको जानना है तो इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। अगर आप इसको कमेंट में पूछते हैं तो हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे। लेकिन क्लास 10th में केवल आपको इतना ही जानना है कि क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर शिफ्ट या बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कुल CO2 का 70% भाग ही कोशिकाओं से फेफड़ों तक संवहन होता है। तो हम यहाँ पर केवल इतना जानेंगे, ये नहीं तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्लास 10th के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी अगर आपको इसको स्पेशल रूप से पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसके विषय में अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रक्रिया, तो आप इसको अपने नोटबुक पर नोट करेंगे और कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।